राम सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछी और मेरे साथ है मेरे सीनियर साथी सरम एजाज। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं और उसके साथ साथ ही बैनुल अक़वामी खबरों पर भी खास नजर रहती है और सरहद के उस पार भी कुछ खबरें क्या कुछ होती है, वहां की सियासत, उस पर भी हमारी खास नजर रहती है इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में आज के जो मौज़ूआत हैं उनमें आज सबसे बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर के एलजी बरूच सिन्हा की जानिब से कल एक अहम मीटिंग हुई है। जम्मू के अंदर एक अहम मीटिंग हुई है और मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। वो कुछ फैसले क्या कुछ है वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह का कल एक कैंप मुनक्कद होगा, ये कहां पे होगा, उसमें क्या कुछ होगा वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। और साथ ही साथ वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कुछ हुक्म अहकामात जारी कर दिए गए हैं। किस हवाले से वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं, किन के असासे जब्त करने हैं वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की खास बात जो है वो है मौसम के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लगातार जो मौसम है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आम कश्मीरियों के साथ साथ सयाह भी काफी परेशान और मायूस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 21 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक वादी कश्मीर में जो चिले कलान के 21 दिन गुजर गए हैं लेकिन बर्फबारी नहीं हुई, बारिशें भी नहीं हुई हैं। उसकी वजह से किसान और आम लोग भी परेशान हैं। उसके साथ साथ ही कई और अहम मौज़ूआत है जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 12 जनवरी है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो भी बताएंगे और बताएंगे सनम एजाज। बहुत शुक्रिया गौर कुछ है, मेरे साथी गौर आपको बता रहे थे कि क्या कुछ आज के इस खास प्रोग्राम में होगा। तो सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से यानी सनम एजाज की तरफ से गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह के फॉर्मेट है हम आपको तारीख से याद कराते हैं, ठीक माजी में, पास्ट में हमारे आज के दिन पे क्या कुछ हुआ था तारीख में, तो वह हम आपको सबसे पहले बताते चले। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन के हवाले से जुम्मे का दिन है। तो जुम्मे को आज श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज तौबा, उसका अरबी नाम इस तरह है और आमतौर पे हम उसे कहेंगे तौबा की नमाज अदा की जाएगी। और तौबा की नमाज जो है ये मौसम का जो बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है और आम हमारे जो लोग हैं उनका मानना है कि हमारे ये गुनाह हैं और उन गुनाहों के लिए रब कायनात के सामने सर्ब सजूद होना है और दुआ करनी है कि हमें जो ये मुसीबत है, क्योंकि ये इस वक्त जो ड्राई वेदर है, ड्राई मौसम है, ये मुसीबत है, कोई ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए आज नमाज जुमा पे तौबा की नमाज भी अदा की जाएगी। लेकिन माजी में आज के दिन पे क्या हुआ वो आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको नाजरीन बताते चले, माजी में आज आपका टेलीफोन है, आज आपके पास सब कुछ है, आप दुनिया जहाँ में जिसके साथ बात करना चाहें, देखना चाहें, मिलना जुलना चाहें तो आज ग्लोबल वर्ल्ड यानी इंटरनेट वगैरह सब कुछ आपके पास है। लेकिन ये शुरुआत जो हुई है ये कब हुई है आपको बताते चले। पहला जो वायरलेस मैसेज था वो आज ही के दिन पेरिस के आईफल टावर से साल 1908 में भेजा गया था। तो ये पहला जो मैसेज है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो पहला मामला है आज ही के दिन 1908 में आईफल टावर पेरिस से शुरू हुआ था। तो ये पहला बड़ा मामला आज के दिन का। लेकिन आपको बताते चलें कल ही जम्मू कश्मीर में जलजिला आया है। तो जलजिले के हवाले से हम हमेशा से होशियार रहते हैं, ख़बरदार रहते हैं। तो जलजिले की बात करें साल 1911 था, रूस का शहर वैरान था और ऐसा ही 6 के जलजिले के झटके में 250 से ज़ायद अफराद मारे गए थे पहले ही झटके में। तो वो दिन आज ही का था, साल 1911 का था। लेकिन अब आपको ज़रा आज़ादी के फ़ौरन बाद 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद, बड़े जहाद के बाद आज़ाद हुआ। तो उस आज़ादी के बाद मुल्क में जो हालात हुए वो एक बहुत ही उस आज़ादी की लड़ाई में मारे गए लोगों से या अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से ज़्यादा जुल्म सितम के हालात थे। तो उन्हीं हालात के ख़िलाफ़ बापू जिसे आमतौर पर कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, वो इन्हीं हालात के पस मंज़र में जो कम्युनल टेंशन था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने भूख हड़ताल
की शुरुआत की, तो वो दिन आज ही का दिन था 1948 का। और इसी भूख हड़ताल के दौरान आपको याद होगा, या आपको बताते चलें, महात्मा गांधी का कत्ल भी किया गया था। तो ये साल 1948 था, आज का दिन था। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपको बताते चलें, इन दिनों बहुत से पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तूदे गिराते हैं, ये मौसम ही ऐसा है। तो इसी बर्फानी तूदों से अमवात भी होती हैं। जम्मू कश्मीर में ऊपर वाले का रहम है, पिछले हमारा खिता डोडा कश्तवाड़ जो है, इस इलाके में ज़्यादा बर्फानी तूदे आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया, दुनिया के एक ऐसा मुल्क भी ऑस्ट्रिया जिसको कहते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में फ़र्क है। तो वहाँ पे 1954 में जब बर्फ़ का एक बर्फानी तूदा जब गिराया था तो 200 के करीब अफराद मारे गए थे। लेकिन वो तारीख आज ही की थी, मौसम भी आज जैसा ही था। तो इन्हीं मौसम और इसी तारीख को 1954 में 200 से ज़ायद लोगों की मौत वाक़ हुई थी। हाइफ्रा मुल्क है, और नाइजीरिया और हाइफ्रा की जो खाने जंगी थी 1970 में आज ही के दिन पे ख़त्म हुई थी। और जब मैं ज़लज़ले की बात करूँ, 2010 का साल याद होगा, बस कुछ साल पहले 2010 का साल था, हेती में ज़लज़ला आया था। हेती जनूब अफ्रीका के साथ का एक सहराई मुल्क है, वहाँ पे 2.5 लाख के करीब लोग ज़लज़ले में मारे गए थे। वो आज ही का दिन था जब ज़लज़ला वहाँ पे आया था। तो माजी के कुछ अवराक हमने आपको बताए, आज की तारीख माजी में कैसे रही, क्योंकि तारीख हमें याद रखनी है, तारीख से हमें सबक लेना है। और कहाँ जहाँ पे हमें कुछ गलतियां हुई हैं उसको याद करते हुए माजी में गलतियां ना दोहराएं, तो ये तारीख बहुत ज़रूरी है। तो तारीख के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। तारीख हमने आपको बताई और आगे आपको बताते चले तो जम्मू कश्मीर की तारीख, और जम्मू कश्मीर की तारीख में सरहदी ज़िला राजौरी पहुंच, ये 2 अजला हैं। खित्ते पीर पंचाल इसे कहा जाता है। इस पीर पंचाल के खित्ते के हवाले से साल 2023 जो गुजरा हुआ साल है, उसके हवाले में सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी, या सुर्खियां जो हैं वो काफ़ी बनती रहीं। कहीं न कहीं पहले दिन से लेकर आखिर तक पिछले साल के जो हालात रहे वो कशीदा रहे। उन्हीं हालात का कल तज़किरा जो है बड़ी फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने भी किया, माफ़ कीजिएगा, मनोज पांडे ने किया। और मनोज पांडे ने कल जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है उससे पहले जो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, तो उन्होंने बताया कि पुलिस राजौरी का जो इलाका है वो पिछले 5-6 महीनों से मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए फ़ौज के लिए तशवीश का बायस भी बना। और उन्होंने ये भी बताया कि 2003 तक इस इलाके में मिलिटेंसी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बड़ी फैली हुई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर अमन कायम हुआ और 2017-18 तक टोटल वहाँ पर अमन कायम रहा। लेकिन 2017-18 के बाद एक बार उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो है इशारा करते हुए बताया कि एक बार फिर पाकिस्तान ने कोशिश की और फिर उन्होंने मिलिटेंसी को वहाँ पे, या एंटी नेशनल एलिमेंट्स को वहाँ पे एक्टिवेट करने की कोशिश की, और वहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो एक बार फिर नमूदार हुई। ताहम उन्होंने बताया कि फ़ौज और अवाम में जो एतमाद है, उसी एतमाद को लेकर फ़ौज आगे बढ़ रही है, और फिर ये जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो ऑपरेशन वो किए जा रहे हैं। मनोज पांडे ने कल ये भी बताया कि चूँकि मामला पिछले दिन हुआ था खित्ते जम्मू के इसी इलाके में, पुंछ राजौरी के बफियाज के इलाके में, तो बड़े सवाल उठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सारे मामलात पे जहां फौजी सरबराह से लेके जो दिफाई जो है वजीर हैं वो वहां तक गए हुए थे, लोगों को एतमाद बहाल किया गया। और उन्होंने कहा कि एतमाद बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और तब तक फौज कामयाब नहीं हो सकती है जब तक न उन्हें अवाम का एतमाद हासिल हो। ये जम्मू की, आपको कल जम्मू कश्मीर के खित्ते पंचाल की बात बताते चलेंगे, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलेंगे कि कल जम्मू में जो है रिव्यू मीटिंग जो हुई, जरा गौहर बताइए कल की मीटिंग। अगर हम कल की बात करेंगे तो कल जहां पर फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे की जानिब से राजौरी पूंछ के हवाले से बात की गई है, वही इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। उसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी जायजा लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, कल इस मीटिंग में जहां पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने, वो उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। उसके साथ साथ ही दीगर जो इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान हैं वो भी इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की है, और जहां उन्होंने मौजूदा सूरत हाल, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस हवाले से एलजी को ब्रीफ किया है। और उसके बाद उसके साथ साथ ही मिलिटेंट ऑपरेशंस के हवाले से एलजी को ब्रीफ किया गया, जिसके बाद ही जो इंटेलिजेंस और उसके साथ मिलिटेंटों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उसको तेज करने के
लिए एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से अफसरान को हिदायत दी गई और जो इंटेलिजेंस ग्रिड है और साथ ही साथ सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत करने के हवाले से बात की गई है, उन्हें हिदायत दी गई और जो तालमेल है सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके दरमियान बेहतर तालमेल बनाने के हवाले से उन्हें हिदायतें दी गई हैं। लेकिन कल का जो ये जो सिक्योरिटी सिनेरियो था जम्मू कश्मीर का उस पर ब्रीफ किया गया और उसके साथ साथ ही जो तरक्याती मंसूबे हैं उस पर भी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस हवाले से इस मीटिंग में अफसरान को हिदायत दी है कि जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया गौर, आपने तफसील बताई। कल की जो मीटिंग थी जम्मू में सिक्योरिटी मीटिंग इसको थी, लेकिन हमारी साथी शिल्पा शर्मा वहां पर मौजूद थी। शिल्पा से हम सीधा चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ सिचुएशन थी। शिल्पा हमारे साथ अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिल्पा, हाउ आर यू? गुड शिल्पा। जी सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगता है जम्मू में भी ठंड है, जिस तरह से आपने टोपी पहन रखी है, जैकेट पहन रखी है, तो कितनी ठंड है जरा बताइए पहले हमारे दर्शकों को, कैसी ठंड है? और सुबह सुबह जब बाहर निकली तो क्या वो कश्मीर की वो चुभती वाली ठंड है या कुछ ऐसा ही है? पहले देखिए, जम्मू कश्मीर को भी पीछे छोड़ चुका है, इस प्रकार से ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है और घना कोहरा सुबह के सवेरे और शाम के सवेरे जो है वो देखने को मिलता है। और इस समय टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर भी कम जो है वो नजर आ रहा है, जहां पर 6 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर है। तो कश्मीर घाटी को भी जम्मू ने जो है वो पीछे छोड़ दिया है। चलिए शिल्पा, आप पास्ट में जम्मू के अक्सर लोग बताते थे सब कश्मीर वालों को मिलता है, चलिए आपको भी मुबारक हो, कुछ तो मिला आपको। तो ये तो बताइए, ये हुई पते की बात, लेकिन एक और पते की बात बताइए। कल जो आप मीटिंग कवर कर रही थी तो किस तरह का सिनेरियो था, क्या बताया जा रहा था? सिक्योरिटी जो सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर के उस हवाले से क्या कुछ बताया जा रहा था? देखिए, इस बैठक के दौरान जो है वो पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद थे, जहां पर मंथन किया गया कि किस प्रकार से जो है जो सीमा पार आतंकवाद है, किस प्रकार से जो है वो उन्हें कुचलने का जो है वो रणनीति तैयार की गई, मंथन किया गया। साथ में आपको बताते चलिए कि पाकिस्तान से जो आने वाले वेपन्स है, जो नशे तस्कर है, उन्हें किस प्रकार से जो है वो रोका जाए, इस पर भी मंथन किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर इलाकों में जो भी नशे या फिर वेपन आते हैं उन्हें जो है वो रोकने की यहाँ पे जो है वो मंथन किया गया। और जो नशा तस्कर है, जिस प्रकार से लगातार जो है वो नशा बेचा जा रहा है, नशा यहाँ से वहां जो है वो लिया जा रहा है, तो उसे किस प्रकार से रोका जाए, इसको लेकर भी मंथन किया गया। और ये कहा गया कि हर एक जिला प्रशासन को जो है वो सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि जो भी बॉर्डर से जो है यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र से जो है वो नशे को सप्लाई किया जा रहा है, नशे को या फिर को जो है वो भेजा जा रहा है, तो उन्हें जो है वो रोकने की पूरी कोशिश की जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 10 जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो मंथन किया गया। और सबसे अहम जो इस समय है, जो काफी ज्यादा चर्चों में इस समय है, वो राजौरी पुंछ जिला है, जहां पर कई यानी कि काफी समय से जो है वो आतंकी हमला देखने को मिल रहा है। तो किस प्रकार से जो है इन आतंकी हमलों को रोका जाए, किस प्रकार से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर उन्हें जो है वहां से जो वेपन सप्लाई हो रहे हैं, नशा आ रहे हैं, जो आतंकवादी जो सक्रिय हैं उन्हें वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं, तो उन पर एक मंथन जो है वो देखने को मिला कि किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाए, आतंकवाद को जो है वो किस प्रकार से पिछाड़ा जाए, किस प्रकार से कुचला जाए, और इस प्रकार से जो है वो रणनीति को तैयार किया गया। शिल्पा, रिपब्लिक डे आ रहा है, यानी स्वतंत्र दिवस आ रहा है, उसके यानी 26 जनवरी यौम जमहूरिया, उस हवाले से जम्मू में किस तरह का सिक्योरिटी सिनेरियो है, कितने सिक्योरिटी ग्रिड्स को मजबूत किया गया है, क्या कुछ सिचुएशन आपको अब बाजार में देखने को मिलती है, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी को लेकर जो है वो एडीजीपी रेलवे सुनील कुमार ने जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था रेलवे की और ये पूरी तरीके से निर्देश दिए कि जो रेलवे की व्यवस्था है उन्हें पुख्ता किया जाए, जो पार्किंग स्लॉट्स है उन्हें जो है वो पुख्ता किया जाए, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी जो है वो ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी बताया कि जो भी यानी कि ड्रोन के जरिए से जो भी से या फिर कुछ भी यहाँ पर जो है वो सप्लाई किया जाता है, तो उनको भी रोकने की जो है वो पूरी कोशिश जो है वो बताई गई, किस प्रकार से जो है उन पर भी नजर रखी जाए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो अफवाहें फैलाई जाती है उन पर भी रोक लगाने की जो है वो पूरी कोशिश की जाए, उन पर भी नजर जो है वो रखी जाए। तो रेलवे की स्थिति क्या कुछ है,
रेलवे सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, पार्किंग की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, वो पूरी तरीके से डीजीपी ने जायजा लिया और अधिकारियों को ये निर्देश दिया, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो उसको लेकर जो है वो इस समय काफी ज्यादा सुरक्षा जो है वो पुख्ता नजर आ रही है। जहां पर अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखा जाए और ड्रोन से जो भी हथियार जो है या फिर सीमावर्ती एरिया की बात करें या फिर अलग अलग जिस तरीके से क्षेत्रों में जो है वो वेपन सप्लाई किए जाते हैं, तो इन पर जो है पूरी तरीके से नजर रखी जाए। शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह का ठंडा मौसम है, ख्याल अपना रखिएगा। हमारी साथी जम्मू से शिल्पा शर्मा और बता रही थी जम्मू की सिचुएशन, जम्मू की सोचाल। 26 जनवरी आ रहा है, सिक्योरिटी को अलर्ट पे रखा जा रहा है। 26 जनवरी से पहले ही नाके वगैरह लगाए जाते हैं तो ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। सबको लेके पूरे मामला जो है वो बड़े हाई अलर्ट पे रहते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी आपको बताना चाहूंगा 26 जनवरी के फौरन बाद फरवरी का महीना आ रहा है और फरवरी के महीने के हवाले से आपको बताते चलूं, उसके बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल में आएगा। जो रूटीन का प्रोसेस है उसमें नया कुछ नहीं होने जाए, लेकिन इस फरवरी के बाद इलेक्शनों के कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने जा रहे हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही एक बजट इजलास खसूसी तौर पे 31 जनवरी को इस महीने की आखिरी तारीख को बुलाया जा रहा है और ये एक हफ्ते के लिए रहेगा। 9 फरवरी तक ये बजट इजलास रहेगा और ये बजट इजलास इंपॉर्टेंटली ये है कि अगली सरकार बनने तक जो माली जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए खासतौर पर ये बजट इजलास होगा। और निर्मला सीतारमण जो बजट की मिनिस्टर है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो एक बजट पेश करेंगी। पिछला इजलास जो है बड़ा जो है सुर्खियों में रहा। कुछ ऐसे मामला भी देखने को मिले जिनके बारे में बताया जाता था है कि पास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। बड़े बड़े एमपीज, बड़े बड़े नामों को आउट भी किया गया पार्लियामेंट से और जो अपोजिशन के लीडरान हैं वो तो सीधा गांधी जी के सामने शिकायतें लेके गए, उनके मुजस्समे के सामने बैठ के उन्होंने दुहाई लगाई कि जमहूरियत का अब उनके शब्दों, उनके अल्फाज के मुताबिक जनाजा निकाला जा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पिछला इजलास जो है सुर्खी में रहा और एक दिन पहले बजट इजलास जो पिछला इजलास था वो अपने टेन्योर, अपने टाइम से एक दिन पहले ही बर्खास्त करना पड़ा, उसको खत्म करना पड़ा इस इजलास को। और उसकी वजह वही है। और इस पिछले इजलास के दौरान एक ऐसा वाक़ा भी हुआ जिसने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी जो सिनेरियो है उस पर बड़ा सवाल उठाया। पार्लियामेंट के अंदर एक आदमी जाता है और वहां पे वो अंदर धुएंदार जो गैस के गोले जो है वो फेंकता है। वहां पे एक तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था जब भगत सिंह और उसके साथी जो थे वो उस सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में अंदर दाखिल हुए थे और तब वो उन्होंने आज़ादी के हक में वहाँ पे नारे लगाए थे। तो और ये जो पिछली बार हुआ पार्लियामेंट के इजलास के दौरान, ये एक दूसरे पे सियासी जमात इल्ज़ाम लगे लोग, उसमें बेरोजगारी की बात कही गई थी और जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी के हवाले से गौहर एक बड़ी खबर हम आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया बेरोजगारी के हवाले से एक बड़ा कदम उठा रही है। लेकिन कल आपको पता है, आज हमने बताया आज जुम्मा है तो जुम्मे को नमाज इस्तिगासा जिसे हम कहते हैं या नमाज तौबा वो पढ़ी जाएगी। लेकिन कल जो है, कल बड़ा मामला होने जा रहा है और वो है कोई सुनने वाला है। यूजुअली जब आपकी कोई सुनता है तो तब कहीं ना कहीं एतमाद बनता है। तो जम्मू कश्मीर में अब तक पुलिस सरबराहन किसी की सुनते नहीं थे, लेकिन नए पुलिस सरबराह आर स्वैन जो हैं आते ही इन्होंने कहा आवाम के जो मसाइल मैं खुद सुनूंगा। उसका ज़मीन पे एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। एक तो ये इम्पैक्ट है कि आम पुलिस एहलकार जो कभी कभी बहुत से हमारी फौज में खाकी पहने हुए ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को एक बार खाकी में आ गए तो अपने आप को खुदाई फौजदार समझते हैं, तो सुनते किसी के नहीं है। जो उनकी मर्जी होती है वो मनमानी करते रहते, कई बार आवाम को नाकू चने भी चबा लेते हैं। तो उसी का रिड्रेसल करने के लिए हम कह सकते हैं ये जो एलजी में ये जो हमारे पुलिस सरबराह हैं आर स्वैन, इन्होंने अवामी दरबार की और अवामी दरबार में अवाम के जो मसाइल हैं वो उनके सुनते हैं, उनको पूछते हैं और रिड्रेस करते हैं। उनको बहुत से मामला और बिल्कुल जब से उन्होंने ये डीजीपी बने हैं आर स्वैन, तब से न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, बल्कि जम्मू के अंदर भी इस तरह के जो कैंप है अवामी दरबार वो मुनक्कद किए गए हैं। लोगों के जो मसाइल हैं वो सुने गए हैं। बगौर सुनने के बाद कुछ मामलात को मौके पर ही हल किया गया और कुछ अफसरान को भी हिदायत दी गई कि उनके यकीन दहानी की गई है कि जो भी उनके मसाइल है
उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और कल भी इसी तरह का एक कैंपस श्रीनगर के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर पीरबाग श्रीनगर है, वहां पर 2 बजे से 4 बजे तक जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा आर स्वैन की जानिब से एक पब्लिक का दरबार मुनक्कद किया जाएगा, रेडरसल कैंप मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें लोग अपने मसाइल उनके सामने रखेंगे और कोशिश होगी, जब वो सुनेंगे तो कोशिश होगी उनकी कि उनके मसाइल जो लोगों के हैं वो हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। देखिए गौर, एक चीज हमें बताना पड़ेगा, हमने पिछले 2-3 दरबार इनके देखे, 1-2 बीच में मिस भी हो गए क्योंकि जम्मू चले गए थे, कुछ ऐसा हो गया था, लेकिन जितने भी हम दरबार देखे लोगों का एक अच्छा खासा हमने उम्मीद वहां पे देखी, बहुत तादाद में, और फिर कुछ मामला जो ऑन स्पॉट। और लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आज पुलिस का जो एसओ है, डीएसपी एसपी है, उसको एक डर रहने लगा है कि अगर मैंने अवाम के तय अपना पॉजिटिव रोल नहीं किया तो हो सकता है कल अवामी दरबार में ये आदमी पहुंच जाए, तो फिर जो डीजीपी का, तो डीजीपी तक बात पहुंच जाएगी। और स्वैन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो जो हैं स्पॉट डिसीजन लेते हैं, और कई अफसरान को उनका भुगतना भी पड़ा है जब उनने डीजीपी तक शिकायत पहुंची है, तो वो शिकायत अफसर तक ना पहुंचे, इस हवाले से अब नीचे भी मामला जो है सुलझाए जा रहे हैं। यानी अगर एक चेन ऑफ कमांड होती है, अगर उस चेन ऑफ कमांड में अगर ऊपर कहीं पे बात हो जाती है तो नीचे भी उसका इम्पैक्ट रहता है। तो हम नीचे जमीन ग्राउंड लेवल पे डीजीपी के इस अवाम पब्लिक दरबार का इम्पैक्ट देख रहे हैं। हमें बहुत सा फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा हो रहा है और बदलाव देखने को मिल रहा है। और बदलाव की बात करें तो हम दूसरी बात भी करेंगे, आपको याद है कौन सी बात? बिल्कुल, बात करेंगे कल के हवाले से। कल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। क्यों पेश नहीं हुए नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उस पर कोई बयान सामने नहीं आए, यानी कि ऑफिशियल कोई बयान क्यों नहीं वो ईडी के सामने पेश हुए हैं। ईडी ने 2 रोज कबल ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है उन्हें तलब किया है श्रीनगर ऑफिस राजबाग श्रीनगर के अंदर। उन्हें पेश होना था कल 10:30 बजे के करीब, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन माना जाता है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो तफ्तीश के लिए ईडी दफ्तर पेश नहीं होंगे। जो फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला है मुबैना तौर पर, इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला को ईडी के सामने पेश होना था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 2001 से 2012 तक जो क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के तौर पर अपने दौर में जेके क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले से मुंसलिक जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे हैं, इस सिलसिले में उन्हें तलब किया था। और ये केस जेकेसीए के फंड्स को मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करने के हवाले से इसमें पूछताछ की जा रही है। सीबीआई इसकी तहकीकात कर रही है और उसके साथ साथ ईडी भी इसकी तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में एक चार्जशीट भी दायर की गई थी, लेकिन माना जाता है कि जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला ने मना किया है ईडी के सामने पेश होना, जहां कल उन्हें 10:30 बजे ईडी के दफ्तर श्रीनगर में पहुंचना था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल गौर, और कल क्यों नहीं पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल रात देर गई, मैंने कुछ लोगों से भी पूछा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान से पूछा, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर हैं, जब मैंने उनसे कल पूछा कि अब क्या होगा, तो उन्होंने एक मिसाल देते हुए बताया कि एक आदमी जंगल से जा रहा था तो सामने उसके शेर आ गया। तो उसके बाद उस आदमी ने सोचा, उस आदमी से पूछा कि अब क्या करोगे, तो उसने कहा अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ शेर ने करना है। तो ऐसे ही कल हमने पूछा कि अब क्या होगा, तो उन्हें बताया कि फारूकल्ला ने कुछ नहीं करना है, ईडी ने करना है, क्योंकि फारूकल्ला कल नहीं आए तो अब ईडी ही सब कुछ करेगी। ईडी क्या करेगी, क्योंकि कल वो आज नहीं आए, अब उस पे सबकी नजरें, क्योंकि पिछले 1 साल से चल रहा है मामला, 2 साल से मामला चल रहा है ईडी का जो है। तो अब देखते हैं अब आगे ईडी क्या करती है इस हवाले से, क्योंकि कल फारूकल्ला को आना था वहां पे। और कल क्यों नहीं आए, कुछ क्वार्टर्स हमें ये भी बता रहे थे कि कल फारूकल्ला को, जिस तरह कल सुबह सुबह कुछ अफवाहें चली थी या कुछ सोशल मीडिया आजकल जरा बड़ी खबरें ब्रेक करता है, तो सोशल मीडिया पे भी कल बताया जाने लगा कि फारूकल्ला को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो भी एक वजह कहते हैं कि फारूकल्ला कल नहीं आए, क्योंकि उन्हें खदशा था कि शायद उन्हें ईडी वहां से गिरफ्तार कर लेगी। तो अब देखना हमें कि क्या वाकई में कुछ ऐसा था या कल और कोई मामला था। फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन इंतजार करते हैं कि इस सारे मामले में जो क्रिकेट स्कैंडल, जिसे मुबैना तौर पे क्रिकेट स्कैंडल कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू इसमें कहीं ना कहीं साथ में है, तो ये सारे मामला पे अब ईडी क्या करता है, इसके लिए हमें कुछ टाइम और इंतजार करना पड़ेगा कि ईडी इस हवाले से आगे फर्दर क्या कार्रवाई, क्योंकि इसमें बड़े नाम हैं जो क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जो और से लोग थे जिनमें इल्ज़ाम है कि उनके फंड्स जो थे बीसीसीआई के क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स जो थे वो अपने जो है अकाउंट्स में ट्रांसफर किए।
चलिए, इस सिलसिले में जहां ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ से जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जब शाम देर गए, उनसे पूछा गया ईडी के बारे में, फारूक अब्दुल्ला के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि ईडी जो है वो मरकजी सरकार इलेक्शन का एक हिस्सा है ईडी। और इस सिलसिले में जब इलेक्शन नजदीक आते हैं किसी भी रियासत में, मुल्क के अंदर, तो ईडी और दीगर जो मरकजी एजेंसियां हैं वो जो अपोजिशन के लीडरान हैं उन्हें तंग तलब करते हैं, उन्हें हरासा करते हैं। और इसके साथ साथ ही उन्होंने एक लफ्ज का भी इस्तेमाल किया है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये इलेक्शन से पहले ईडी की जानिब से या दूसरी जो मरकजी एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए, उसने नाम एनआईए का लिया है, इसके साथ साथ ही सीबीआई का भी नाम लिया है, ईडी का भी नाम लिया है, उनकी जानिब से अपोजिशन लीडरान को तंग तलब किया जाता है। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती ने कल, चूंकि महबूबा मुफ्ती कल एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी और उस हादसे से वो बाल बाल बची है। और जिस तरह हमारे नाजरीन भी जानते होंगे, महबूबा मुफ्ती कल जब साउथ कश्मीर जा रही थी, वहाँ आग मुतासरीन से वो मुलाकात के लिए जा रही थी, उनकी हौसला अफजाई के लिए जा रही थी, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ था। तो जैसे वो संगम पहुंची तो उनका हादसा पेश आया उनकी गाड़ी को। तो इब्तदाई तौर पर बताया, पता नहीं चल सका, कुछ ने कहा कि जो डिवाइडर है रोड का उसके साथ उनकी गाड़ी टकराई। बाद में कुछ खबर साइदारों ने खबर को लिखते हुए लिखा कि महबूबा मुफ्ती की गाड़ी जो आने वाला, जो सामने से उनके एक लोड कैरियर आ रहा था, उसमें उनका हादसा हुआ, उसके साथ टकरा गई। और फिर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया, उन्होंने इस हादसे की तहकीकात का मुतालबा किया, क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से कह रहे थे कि उसके आगे पीछे जो होता है गाड़ियों का और कारवान होता है। महबूबा मुफ्ती की ये गाड़ी जो होती है जिसमें खुद होती है, उसके आगे भी पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह की गाड़ी होती है, पीछे भी होती है। तो ये जो हादसा होना है उस पर उन्होंने कल शक की सुई जो है उमर अब्दुल्ला ने उठाई। पीडीपी के लीडरान भी इस पर शक की सुई उठा रहे थे, कहीं कोई डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ऊपर वाले की मेहरबानी से सही सलामत वहाँ से रही। लेकिन कल उनकी हिम्मत की हमें दाद भी देनी पड़ेगी। जिस तरह से हादसा हुआ, एक आम सा आदमी, आम से खातून जो है, आप मर्द की बात नहीं, खातून अगर इस तरह के हादसे का अल्लाह बचाए दो चार हो जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं काफ़ी वक्त के लिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती कल इस हादसे के फ़ौरन बाद उस गाड़ी से नीचे उतरी, अपने ड्राइवर को, पुलिस का जो उनका पीएसओ था वो जख्मी, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया, उन्हें वहां भेजा और खुद वो दोबारा अपने जो उनका प्रोग्राम था, शेड्यूल था, उसके मुताबिक वो आगे चली गई। और फिर उन्हें झटका जोर का लगा था, वाकई में उस गाड़ी में झटका जोर का लगा था। और फिर वो जो पेन होती है, जो इस तरह की सिचुएशन, वो दर्द जो है, वो तकलीफ जो है, वो वहाँ लोगों से मिलने के दौरान उनकी देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज तब बता रही थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। और फिर पता चला कि उन्होंने बताया कि शोल्डर में पेन है, राइट शोल्डर में पेन है। तो उसके बाद उन्हें शाम के अस्पताल भी ले जाया गया, जो श्रीनगर में एक प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पहुँचाया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं सोशल मीडिया भी बड़े काम कर देता। सोशल मीडिया ने एक मॉफर्ड पिक्चर जो है वो महबूबा मुफ्ती की भी डाल दी, जिसमें स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, लेकिन वो हकीकत नहीं थी, वो व्हील चेयर पर उन्हें लिया गया था। महबूबा मुफ्ती ने कल जो है ईडी की जो पूछताछ फारूक अब्दुल्ला से, उस पर जो स्टेटमेंट दिया, बड़ा टफ स्टेटमेंट वो देती है। उन्होंने बताया कि ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, ईडी है या एजेंसीज हैं, ये उनके अल्फाज के मुताबिक कोट अनकोट महबूबा मुफ्ती, ये जो इदारे हैं ईडी, एनआईए, बाकी वगैरह, अब ये उनके अल्फाज के मुताबिक बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है। और उसी प्रोपेगेंडा में ये अपोजिशन की जमातों पर चढ़ दौड़ते हैं। और ये कल के हवाले से उन्होंने बताया, ये महबूबा मुफ्ती का कल का बयान था। लेकिन इस बयान के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि आप देख रहे हैं सलाम जे के मेरे साथ गवर कुछ हैं से हम अपनी नशरियात जो है आप तक बराह रास्त पहुंचाते हैं। इन नशरियात के दौरान आप अपनी राय से भी हमें आगाह कर सकते हैं, आप अपनी हमें राय दे सकते हैं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में हम बराह रास्त आप तक जुड़ते हैं। आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा हम तजारती वक्फा लेंगे, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। तामीर और तरक्की की, नौकरियों की बात हो रही है तो नौकरी का हवाले से बात करेंगे। और एक सवाल जो कभी कभी हमारे दिमाग में कमिकल लोचा कर देता है, वो सवाल आज हम पूछेंगे सलाम जेके में इंतज़ामिया से कि दावे तो करते हो लेकिन ज़मीन पे वो क्यों नहीं नज़र नहीं आते हैं। इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।